स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे देखने वाले हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम्स जीटेट का हो या छत्तीसगढ़ में शिक्षा भर्ती का हो। इस वीडियो को देखने के बाद इन टॉपिक से आने वाले फैक्चुअल क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। फैक्चुअल के साथ ही साथ जो समझ आधारित क्वेश्चन होते हैं उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे ईजिली। चलिए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। किसके बारे में? तो ग्रीन हाउस के बारे में और ओजोन परत के क्षरण के बारे में और अम्लीय वर्षा के बारे में और स्मॉग के बारे में। ये चारों टॉपिक्स को इसमें हम समझने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे और सभी फैक्ट को हमने इसमें शामिल किया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये पर्यावरण का आई थिंक 11वां क्लास है। इससे पहले 10 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उन सभी वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखिए। और आई थिंक 1-2 क्लासेस और आएगा, देन आपका ये कंटेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा पर्यावरण का। उसके बाद पेडागोजी देखेंगे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए समझते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर ये है क्या। इसका परिभाषा है, यह प्रभाव वातावरण में कुछ गैसों द्वारा सौर विकिरण सोलर रेडिएशन के फंस जाने के कारण होता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। समझ में? यह प्रभाव कब होता है? जब कुछ गैसें सौर विकिरण द्वारा फंस जाता है, तब क्या होता है? तापमान में वृद्धि होने लगता है, टेम्परेचर में वृद्धि होने लगता है। वहीं क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जैसे आप चित्र के थ्रू देख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा पृथ्वी में, ठीक है, और देखिए अर्थ सरफेस पे पहुँचा और यहाँ से ये टकराने के बाद जब वापस जाता है तो वापस जाने के दौरान ये इस लेयर में फंस जा रहा है, यहीं पे फंस के रुक गया और यहाँ से फिर वापस आ गया, जिससे क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगा। और यही क्या है? तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें कुछ प्रमुख गैसें हैं जो योगदान देती है। सभी चीज़ों को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखिए इसे आपको याद रखना है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें सबसे पहला गैस आप याद रखेंगे जो मुख्य है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका योगदान 60% होता है। और उसके बाद CH4 मतलब मीथेन, जिसका प्रतिशत कितना है? तो 25%। उसके बाद CFC लगभग 8%। उसके बाद N2O है जो 6% है, और अदर गैसेस जैसे कि SF6 और ओजोन। एक पॉइंट याद रखेंगे आप, H2O जलवाष्प ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन उतार चढ़ाव वाला है। अगर मोस्ट फ्लक्चुएट गैस पूछा जाए किसमें, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो आपको याद रखना है H2O। ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है? बाकी आप इन गैसों का नाम याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, CFC, N2O और SF6O3। ये सभी ऐसे गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस में अपना योगदान देते हैं। परसेंटेज भी आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद 25% किसका है? तो मीथेन का, और 8% CFC का। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, मतलब क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP किसी गैस के वार्मिंग प्रभाव की CO2 के सापेक्ष तुलना है। किसके सापेक्ष? तो CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। गैसेस इधर दिया गया है CO2, जिसे अगर आप रेफरेंस मानेंगे एक, तो देखिए प्रभाव स्तर क्या है? इम्पैक्ट लेवल उच्च मात्रा, हाई वॉल्यूम। और CH4 मीथेन का इसके सापेक्ष कितना है? तो 25, और मध्यम इसका प्रभावी स्तर। CFC का 7500, बहुत उच्च, वेरी हाई। और SF6 का पोटेंशियल रिलेटिव टू CO2 क्षमता कितना है? तो 22,300, और ये कैसा है? तो ये एक्सट्रीम है, अत्यधिक है। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, CO2 उत्सर्जन, CO2 इमिशंस। तो इसे आपको क्रम वाइज याद रखना है। अगर हम कुल उत्सर्जन को देखें, टोटल इमिशंस को देखें, तो शीर्ष देश टॉप कंट्रीज़ में सबसे टॉप पर आता है चीन, उसके बाद USA, फिर तीसरे नंबर पे है भारत। अगर आपको नंबरिंग पूछा जाए, अगर भारत का पूछा जाता है तो आपको बताना है तीसरा नंबर, पहले नंबर पे कौन है पूछा जाए तो आपको बताना है चीन। सवाल ऐसे ही बनते हैं। अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन देखे जाए, पर कैपिटा उत्सर्जन देखें, तो टॉप कंट्री है कतर। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आई थिंक आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन O3 ये क्या है? तो 3 परमाणुविक अणु है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हल्की नीली गैस है और कीटाणुनाशक गैस है। क्लियर है? ये तो जानकारी किसके बारे में रहा? तो ओजोन के बारे में। मापन कैसे किया जाता है? तो इसका मापन किया जाता है डॉप्सन यूनिट में।
कैसे किया जाता है, तो डॉब्सन यूनिट में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और ओजोन लेयर की औसत मोटाई कितना होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 300 डॉब्सन यूनिट कितना होता है, तो 300 DU। और अगर में पूछा जाए तो 1 होता है। और यहाँ से एक लॉजिक, एक क्वेश्चन और बनता है, अगर 3 बराबर 300 DU है तो 1 बराबर कितना होगा, तो आपको बताना है 100 DU। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन की औसत मोटाई कितना है और में दे दिया जाए, तो आपको याद रखना है 3 डॉप्सन यूनिट में पूछा गया है तो 300 डॉप्सन यूनिट। क्लियर है। क्षरण कब मानते हैं हम, इसका डिप्लेशन कब मानते हैं, जब इसकी मोटाई 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाए। कहने का मतलब, अगर 2 से इसकी मोटाई कम हो जाए तब हम मानते हैं कि ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन का क्षरण हो रहा है। क्लियर है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब ओजोन लेयर का काम क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यूवी रेस आ रहे हैं, UVA, UVB, UVC। तो इनसे हमें ये प्रोटेक्शन करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये यहाँ पे देखो, इसको रोक रहा है, जो ओजोन लेयर है ये यूवी रेस को रोक रहा है। और अगर यूवी रेस डायरेक्ट आ जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक है। इससे क्या होता है, कैंसर होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो इनसे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। ओजोन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओजोन, इसमें 2 प्रकार हैं, एक है अच्छी ओजोन, गुड ओजोन, और एक है बुरी ओजोन, बैड ओजोन। गुड ओजोन क्या है, तो इसका स्थान है समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। यूवी किरणों, यूवी रेस को अवशोषित करके सुरक्षा प्रदान करते हैं, वही चीज़ें जो हमने जस्ट अभी आपको बताया है। और बुरी ओजोन क्या है, तो ये क्षोभमंडल इसका स्थान है, ट्रोपोस्फीयर। इसका प्रभाव क्या होता है, तो मोतियाबिंद, कैटरैक्ट और त्वचा संबंधी रोग, इसे ग्रही ओजोन भी कहा जाता है। क्लियर है। हाँ, इससे आप लोग याद रखेंगे ओजोन छिद्र और कारण, ओजोन होल्स एंड कॉजेस। मुख्य कारण क्या है ओजोन छिद्र का, तो इसे आपको याद रखना है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। क्लोराइड रेडिकल एक Cl परमाणु 1,00,000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। कितना, तो 1,00,000 O3 अणुओं को नष्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अंटार्कटिका में 1985 में पहला ओजोन छिद्र खोजा गया था। उसके बाद 2006 में तिब्बत में दूसरी ओजोन छिद्र देखा गया। 2021 में आर्कटिक में तीसरा ओजोन छिद्र देखा गया। इन पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनता है। पहला पूछा जाए तो 1985 कब देखा गया पूछा है, तो कहाँ देखा गया है पूछा जाए तो आपको बताना है अंटार्कटिका में। क्लियर है। और इसका एक प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, जो किससे संबंधित है, तो ओजोन से संबंधित है। क्लियर है। ओजोन से संबंधित प्रोटोकॉल पूछा जाता है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद यूवी रेस को समझते हैं, यूवी किरणें। अब इसके प्रकार 3 प्रकार है, UVA, UVB, UVC। अब इनकी अगर वेवलेंथ पूछा जाए आपसे, तो वेवलेंथ आपको बताना है। UVA का कितना होता है, तो 320 से 400 nm तक होता है। इसका प्रभाव क्या है, तो 95% पृथ्वी तक पहुंचती है, त्वचा को भेजती है, विटामिन D के लिए ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद UVB की अगर बात करें तो इसका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कितना है, तो 290 से 320 nm, कुछ सतह तक पहुंचती है, अधिकांश समतापमंडल में अवशोषित, त्वचा कैंसर का कारण बनती है। इससे हमें प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है, तो ओजोन लेयर। क्लियर है। उसके बाद है UVC। इसका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 220 से 290 nm नहीं होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये होता है 120 से 290 nm। कहीं कहीं पे ये आपको 280 भी दिख सकता है। क्लियर है। 120 से 290 nm ये सबसे घातक होता है और समताप मंडल में पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है, किसके द्वारा, तो ओजोन के द्वारा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं एसिड रेन, अम्ल वर्षा। तो इसका प्रक्रिया कैसा होता है, मैकेनिज्म, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो सॉक्स मतलब सल्फर के ऑक्साइड। साथ ही साथ एक और गैस कौन सा है, तो नॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इन्हीं की वजह से क्या होता है, इन्हीं की वजह से होता है एसिड रेन। अब यहाँ पे देखिए, सॉक्स प्लस H2O मतलब सल्फर के ऑक्साइड के साथ H2O क्रिया करता है, तब क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है।
और दूसरा देखिए नॉक्स मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ जब H2O का क्रिया होता है तब क्या बनता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है। और यही क्या है, तो यही होता है एसिड रेन अम्लीय वर्षा। इसका मानदंड कितना है, देखिए अगर बारिश हुआ और बारिश के पानी का pH 5.6 से कम या इसके बराबर है तब उसे एसिड रेन कंसिडर किया जाता है। क्लियर है। इसका मानदंड अगर 5.6 या उससे कम है तब इसको एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा कंसिडर किया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है, इस मानदंड को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। योगदान किसका होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड का, इसे भी आपको याद रखना है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा में इन्हीं चीज़ों को क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर क्या बना रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना रहा है। और यहीं फिर नीचे आएगा जो क्या है, एसिड रेन है। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं अम्लीय वर्षा के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो अगर हम बात करें जीव जंतु ह्यूमन बींग्स पर, लिविंग बींग्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पौधे क्लोरोसिस क्लोरोफिल की क्षति होता है और नेक्रोसिस ऊतक की क्षति होता है। जानवर की अगर हम बात करें तो त्वचा संबंधी समस्याएं होते हैं एसिड रेन से। इमारतें की अगर बात करें, इमारतों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पत्थर का कैंसर हो जाता है स्टोन लेप्रोसी। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ताजमहल का पीलापन। इसे तो बार बार क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और अगर झीलों पर देखें तो इसे झील हत्यारा लेक किलर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जलीय जीवन को नष्ट कर देते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। अम्लीय वर्षा के इफेक्ट में इन सभी पॉइंट्स को पूछा जाता है और आजकल तो कूट वाले प्रश्न बनते हैं। तो ये सभी को एक ही साथ पूछ देगा एक ही क्वेश्चन में, और कौन कौन सा अम्ल वर्षा का इफेक्ट है करके आपसे बोला जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सभी अम्ल वर्षा एसिड रेन के इफेक्ट हैं। क्लियर है। अब एक और समझ लेते हैं स्मॉग। ये कैसे बनता है, तो स्मॉग प्लस फॉग मतलब धुआं के साथ जब कोहरा मिल जाता है तब क्या बनता है, स्मॉग बनता है। अब इसके आपको दो टाइप समझना है, एक आप समझेंगे लंदन स्मॉग, दूसरा समझेंगे लॉस एंजल्स स्मॉग। अब इसे देखिए, लंदन स्मॉग का एक और नाम है क्लासिकल विंटर स्मॉग। यह कब देखा गया था, तो सर्दी में सुबह के समय 1952 में देखा गया था। इसमें मुख्य घटक कौन सा होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और धुआं होता है। इसका प्रकृति कैसा होता है, तो अपचायक होता है, रिड्यूसिंग होता है। क्लियर है। उसके बाद है लॉस एंजल्स स्मॉग। इसका अन्य नाम क्या है, तो फोटोकेमिकल और समर स्मॉग। इसे कब देखा गया था, तो गर्मी में देखा गया था, इसीलिए इसका एक नाम है समर स्मॉग। दोपहर में 1943 में देखा गया। इसका मुख्य घटक होता है नॉक्स नाइट्रोजन की ऑक्साइड और PAN और ओजोन। लॉस एंजल्स स्मॉग या फोटोकेमिकल या समर स्मॉग के बनने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, सनलाइट आवश्यक होता है। क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो है स्मॉग का इफेक्ट। स्मॉग का क्या इफेक्ट होता है, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है, अस्थमा, मोतियाबिंद और श्वसन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। क्लियर है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और तैयारी कर रहे हैं अगर आप CGTET एग्ज़ाम का, छत्तीसगढ़ में शिक्षा भर्ती एग्ज़ाम का, तो अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसी ही क्लासेस अभी और आगे आते रहेंगे, उसके लिए आपको तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।